ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर होगा वो मैंने आप लोगों को सैचुरेशन कर्व लास्ट टाइम बता दिया था कि कौन सी प्रॉपर्टीज कहाँ पर रीड करते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज में बताने वाला था कि कौन सी प्रॉपर्टीज कहाँ है। देखो, जनरली हम जो प्रॉपर्टीज की रीड करेंगे ना, वो ये सैचुरेशन कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला सैचुरेशन कर्व है, और इसके अंदर ये वाली लाइंस दिख रही होंगी। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जो लाइन जाती है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, ये जो लिखा है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जो लाइन जा रही है, जो कर्व जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड वेपर लाइन, है ना। ये लिखा है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन सबसे ऊपर की लाइन, ये आपकी सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। और जो लेफ्ट में लाइन होती है क्रिटिकल पॉइंट के, वो आपके सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है। ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है। ये वाला जो रीजन होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ्ट वाला, वो सबकूल्ड रीजन, और इसके राइट वाला रीजन होता है सुपर हीटेड रीजन, है ना। और इसके बीच में, इस सैचुरेशन कर्व के बीच में जो रीजन होता है वो वेट रीजन होता है, वेट रीजन, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम में अगर रेफ्रिजरेंट पूरा लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड है, तो वो इस वाली लाइन पे प्रॉपर्टीज लाएंगी, जिसको हम एफ, प्रॉपर्टी के नीचे सफिक्स में एफ लगा देंगे। जैसे अगर एस एफ लिखा है, एस एफ लिखा है, एस मतलब है एंट्रोपी, एफ मतलब सैचुरेटेड लिक्विड की एंट्रोपी है, ठीक है। अगर एच लिखा है तो एच होता है एंथैल्पी, सैचुरेटेड लिक्विड की एंथैल्पी है। तो जो प्रॉपर्टीज इस लाइन पर आएंगी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, उनको सफिक्स में एफ लगा करके लिखेंगे। जो प्रॉपर्टीज सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आएंगी, उनके आगे सफिक्स में जी लगा देंगे। एस जी का मतलब है एंट्रोपी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सॉरी सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर की जो एंट्रोपी है एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगर एच जी लिखा है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो गैसियस, जी मतलब गैस याद रखना है, गैस मतलब वेपर्स, तो सैचुरेटेड वेपर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर इन दोनों लाइन पर प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एस जी और एस एफ है, ठीक। अब होता क्या है कि कभी कभी हमारे जो सिस्टम की प्रॉपर्टी, जो सिस्टम होता है, इन दोनों लाइन के अलावा इस वाले जोन में भी आ जाता है, इस वाले जोन में भी होता है, और इस वाले जोन में भी होता है। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज वेट रीजन में निकालनी होती है, किस रीजन में? वेट रीजन में प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर एंथैल्पी निकालनी होगी वेट रीजन में, तो एंथैल्पी इक्वल्स टू होता है एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। अगर मैंने बोला कि मुझे एंथैल्पी निकालनी है, इसके बीच में कोई पॉइंट आया है यहां पर, तो एच एफ मतलब उस पॉइंट पे यहां पर कितनी एंथैल्पी है, प्लस एक्स, एक्स बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को। किसको बोलते हैं? एक्स, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे आप यहां पर अगर आपका सिस्टम है तो वो लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में? लिक्विड में। अब आप उसको और हीटअप करोगे और गर्म दोगे, तो उसमें जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके भाप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे ही वो सिस्टम आपका इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा, वो पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर में बदल जाएगा। अब उसके पास, जैसे ही वो सिस्टम यहां पर पहुंचेंगे, उसके पास वेपर की कोई भी, सॉरी लिक्विड प्रेजेंट नहीं होगा उसके अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर यहां पर है तो सिस्टम लिक्विड में है, इसके अंदर कई प्रॉपर्टीज है, तो लिक्विड भी है और वेपर भी है। और अगर सिस्टम आपका यहां पर आ चुका है, रेफ्रिजरेंट इस स्टेट में आ चुका है, तो उसके अंदर से लिक्विड खत्म हो चुका है पूरी की तरीके से, और वो पूरा का पूरा वेपर में बदल चुका है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि पानी था हमारे पास, पानी को हीट करते गए तो पानी जो धीरे धीरे करके भाप में बदलता गया, और हीट किया, भाप में बदलता गया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो पानी है वो भाप में बदल चुका है, कोई लिक्विड नहीं है, तो वो ये वाली स्टेट होती है। इसके अलावा अगर आप और उसको हीट करते हो तो होता ही वो वेपर में, लेकिन उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आपको बीच में कोई प्रॉपर्टी निकालनी है, इसके अंदर बीच में कोई प्रॉपर्टी निकालनी है, तो H इजिकल्स टू, अगर एंथैल्पी निकालनी है तो H इजिकल्स टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। अब एच एफ जी क्या होता है? एच एफ जी होता है एच जी माइनस एच एफ, एच जी माइनस एच एफ। एच जी मतलब यहां पर एंथैल्पी कितनी है, एच एफ मतलब यहां पर एंथैल्पी कितनी है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। एच एफ माइनस, सॉरी एच जी माइनस एच एफ को लेटेंट हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट,
ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यही HFG है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए, समझ में आ गया कि वेट रीजन में वेट रीजन में अगर हमें प्रॉपर्टीज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? यस सर। चलिए, अगर अब मैंने आपसे बोला कि मुझे वॉल्यूम निकालना है, कि नॉट वॉल्यूम, मैंने बोला कि एंथैल्पी निकालनी, सॉरी एंट्रोपी निकालनी है। एस एंट्रोपी, H होता है एंथैल्पी। अगर मैंने बोला कि मुझे यहां पर एक पॉइंट है जहां पर X ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन है, ये वाली दिख रही है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन्स होती हैं। ठीक है, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। अगर मैंने बोला कि मुझे S निकालना है वेट रीजन में, यहां पर कोई पॉइंट आ गया मेरा, मान लिया कि ये मेरा पॉइंट कोई M पॉइंट है, M पॉइंट वेट रीजन में आ रहा है, तो ये वेट रीजन में कैसे निकालेंगे प्रॉपर्टी? S निकाल लेंगे। तो अगर मैंने बोला X की प्रॉपर्टीज मुझे M पॉइंट पर निकालना है, तो क्या होगा? S एट F पॉइंट पर क्या प्रॉपर्टीज है? प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इंटू SFG। ठीक है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो F के साथ आती है, सफिक्स में F आता है। यहां पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं इस वाली लाइन पर, वो G के साथ आता है। ये समझ में आ गया ना? हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। नहीं सर। और SFG का मतलब क्या होता है? SG में से SF घटा देंगे, मतलब G गैस वाली लाइन है और ये लिक्विड वाली लाइन है, तो F मतलब फ्लूइड से याद रख सकते हो, तो G और F का डिफरेंस SFG होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब अगर मान लिया आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड रीजन में है, किस रीजन में? इस वाले रीजन में आ गया। मान लिया कि मैंने देखा कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो इस वाली लाइन पे आ गया, इस यहां पर कहीं आया सुपर हीटेड रीजन में, तो सुपर हीटेड रीजन में प्रॉपर्टीज कैसे लिखते हैं? सुपर हीटेड रीजन के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, सुपर हीटेड रीजन में। तो सुपर हीटेड रीजन में क्या करेंगे? अगर आपको एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है, सुपर हीटेड रीजन में, तो क्या होता है? एंथैल्पी एट G, यहां पर कितनी एंथैल्पी है? प्लस CP T सुपर माइनस T सैचुरेटेड। सुपर मतलब सुपर हीटेड टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर कितना है और सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है? सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है? जैसे अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से लाइन जाती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन जाती है कि नहीं जाती है ना? ऐसे बोला था कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरीके से जाती है। तो अगर आपका मटेरियल यहां पर है, ठीक है, आपका सिस्टम यहां पर है, तो उसके टाइम पे इस पर्टिकुलर प्रेशर पे जो ये वाला प्रेशर होता है, ये वाला टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर होता है इस सैचुरेटेड लाइन पर, इस सैचुरेटेड लाइन पे उस पर्टिकुलर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। सुपर हीटेड टेम्परेचर क्या होता है? आपके सिस्टम के अंदर यहां पर कितना टेम्परेचर है वो सुपर हीटेड टेम्परेचर। H की जो वैल्यू होगी सुपर हीटेड की, वो Hg प्लस CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट, ये आपकी स्पेसिफिक हीट होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और अगर एंट्रोपी निकालनी होगी सुपर हीटेड में तो कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी एट G प्लस CP log ln ऑफ T सुपर अपॉन T सैचुरेटेड। ठीक है, टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर नीचे आएगा और सुपर हीटेड टेम्परेचर ऊपर आएगा, तो यहां पर लॉग, नेचुरल लॉग आ जाता है, Sg प्लस नेचुरल CP कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, और लॉग ऑफ ln क्या होता है? लॉग बेस E, ln ऑफ T सुपर अपॉन T सैचुरेटेड। और याद रखना लॉग बेस, हाँ, लॉग बेस E। और ये जो टेम्परेचर होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केल्विन में। तो यही सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। अब इसका एक आध क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, अगर आपको HFG निकालना है तो HFG होता है SFG अपॉन T सैचुरेटेड। जस्ट आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। चलो ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल जल्दी से एक आध कर लेते हैं।
बाकी मैंने बता दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से किस रीजन में कैलकुलेट करते हैं। तो ये वही लिखा है, अगर वेट रीजन एसएफजी का मतलब बता दिया, एचएफजी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। एस अगर निकालना है ये वेट रीजन के लिए है, ये वाली जो कंडीशन लिखी है ना, एस इज इक्वल्स टू एस एफ प्लस एस एफ जी, तो ये एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वो सुपर हीटेड रीजन के लिए है, और ये जो है आपका वेट रीजन के लिए, ठीक है। ये वेट रीजन में होता है और ये सुपर हीटेड रीजन में प्रॉपर्टीज है। अगर एस निकालना है तो एस जी प्लस सी पी एल एन ऑफ टी सुपर अपॉन टी सैचुरेटेड, और एच निकालना है तो एच जी प्लस सी पी टी सुपर माइनस टी सैचुरेटेड, ठीक है। एस एफ जी की वैल्यू एच एफ जी प्लस टी सैचुरेटेड होती है सर, ये वाला आपको देख लेना है। चलिए और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं विजिबल है कि नहीं, मैं पढ़ देता हूं। In a refrigerating system, the temperature limits are, जो टेम्परेचर की लिमिट्स दी गई हैं, टेम्परेचर लिमिट्स आर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो टेम्परेचर रेंज दी गई है आपको वो कितनी दी गई है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना? यस यस सर। तो एक तो आपको हायर टेम्परेचर दिया गया और एक लोअर टेम्परेचर दिया गया। इफ द गैस इन ड्राई इज ड्राई एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन मतलब ये हो गया कि जब कंप्रेशन एंड होता है उस टाइम पे आपकी जो गैस कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। कैलकुलेट द सीओपी ऑफ द साइकिल, साइकिल की सीओपी निकालनी है। यूज द फॉलोइंग टेबल फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेंट। तो हालांकि यहां पर प्रॉपर्टीज गायब है, टेम्परेचर दे दिया है, यहां पर टेम्परेचर लिखा होगा वो मैं बता दूंगा प्रॉपर्टीज। HF मतलब लिक्विड हीट दे दी गई है किलोजूल पर केजी में, HFG लेटेंट हीट दे दिया किलोजूल पर केजी में, और SF दे दिया है लिक्विड एंट्रोपी किलोजूल पर केजी में। अब देखो, हालांकि आपके पास एक रेफ्रिजरेशन टेबल होती है, उस रेफ्रिजरेशन टेबल पे आपको जो टेबल ओपन करनी है वो किसकी करनी है, NH3। NH3 है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट की टेबल आपको यूज करनी होगी। अब मैं आपको कुछ चीजें डायरेक्टली बता देता हूं, यहां पर लिखा है, इसमें यह बोला गया है कि जब आप कंप्रेस करोगे ना रेफ्रिजरेंट वेपर्स को, तो कंप्रेस करने के बाद वो क्या होती हैं, सैचुरेटेड होती है, ड्राई होती है, गैस में होती है, ठीक है। तो अगर इसका मैं डायग्राम आपको दिखाना चाहूं, वो ये बनेगा। इसका टीएस डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये देखो, ये टीएस डायग्राम है। लोअर टेम्परेचर लिमिट दी है आपको, लोअर सैचुरेशन टेम्परेचर -10 दिया है, और जो यहां पर अपर सैचुरेशन टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका टीएस डायग्राम है, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर। तो देख लो, इस वाले केस में इससे पहले जब हम लोगों ने डायग्राम नॉर्मली जब ड्रॉ किया था तो हम यहां से कंप्रेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बोलो। अरे भाई 1 to 2 यहां से यहां आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि जब गैसेस, जैसे ये आपका कंप्रेसर था, ये आपका कंडेंसर था, सॉरी हाँ ये कंडेंसर था, ये एक्सपेंशन डिवाइस थी, और यहां पर आपका इवेपोरेटर होता है। यही तो होता है ना? अरे यही तो होते हैं चार ऑप्शन। yes, तो कंप्रेस करने से पहले हमें स्टेट नहीं पता है, कंप्रेस करने के बाद पता है कि जो गैसेस यहां से आप अपने कंप्रेस करना स्टार्ट किया, वो कंप्रेस होने के बाद जब 2 स्टेट में जाएंगी तो वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगी। ड्राई का मतलब है कि जो 2 पॉइंट होगा, स्टेट 2 होगी सेकेंड वाली कंप्रेसर के बाद वाली, वो यहां पर आएगी। कहां पर आएगी? यहां पर। अब टीएस डायग्राम में आपको क्या करना है कि ये टेम्परेचर लाइंस हैं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ये हो जाएगी। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन आप देखोगे, और उसमें आपको क्या करना है, एक -10 वाली देखनी है, एक 25 वाली देखनी है। तो इसमें क्या है, जो सेकंड स्टेट है आपकी 2 स्टेट, वो ड्राई है ना, ड्राई है। इसका मतलब पहली वाली स्टेट कब तक होगी, जब आपको पता है कि कंप्रेसर के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, एस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे डालेंगे, और जैसे ही वो -10 वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर आपकी स्टेट कौन सी हो जाएगी, 1।
आपको स्टेट 1 वही मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बताओ। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। इसके बाद जब हमें कंप्रेसर की स्टेट पता चल चुकी है तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली स्टेट में हम क्या करेंगे, 1 to 2, मतलब कंप्रेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। और आपकी जो गैसेस है, आप मुझे ये बताओ कि जो कंप्रेसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो किस स्टेट में है, उसकी स्टेट क्या है? जो कंप्रेसर के इनलेट पे जा रहा होगा, कंप्रेसर के इनलेट पे जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसकी स्टेट क्या है? वो किस रीजन में आएगा? सुपर हीटेड रीजन में आएगा, लिक्विड रीजन में आएगा, सबकूल्ड रीजन में आएगा, वेट रीजन में आएगा, किस रीजन में आएगा? बोलो भाई। वेट रीजन। हाँ, वेट रीजन नहीं दिख रहा, देखो ये वेट रीजन में ही तो आ रहा है स्टेट 1, है ना? तो ये वेट रीजन में आएगा। इसके बाद 2 to 3 हीट रिजेक्शन होगा, यहां तक हीट रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगी, ये वाला डायग्राम, और फाइनली यहां से यहां तक आपकी हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका टीएस डायग्राम हो जाएगा और ये आपका पीएच डायग्राम हो जाएगा। पीएच डायग्राम, अब देखो यहां पर स्टेट पे 2 जब होगी वो फुल्ली सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड वेपर। इसका मतलब इसमें जो कंप्रेशन हो रहा होगा वो यहां कहीं से कंप्रेशन हो रहा होगा, यहां से। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका टीएस डायग्राम, ये पीएच डायग्राम हो गया और ये आपका टीएस डायग्राम। ये समझ में आ गया किस तरीके से बना है? अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होंगे आपके ये टीएस और पीएच डायग्राम, वो डिपेंड करता है कि रेफ्रिजरेंट किस स्टेट में है कंप्रेसर के पास। अच्छा, अब इसमें एक बात और मुझे बताओ, ये जो 1 है, स्टेट 1 और स्टेट 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। हाँ, हमें क्या निकालना है? सीओपी निकालनी है सिस्टम की। हमें क्या निकालना है? सिस्टम की सीओपी निकालनी है। देखो सीओपी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होगा सीओपी का? ये 1 2 3 4 है, तो सीओपी क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, यही तो होता है। यस सर, वर्क रिक्वायर्ड वर्किंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहां मिलता है बताओ? इस वाली प्रोसेस में कहां मिलेगा? कहां से कहां तक मिलता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट? बताओ, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किस डिवाइस में मिलता है? भूल गए? अरे भाई साहब, कैसे काम चलेगा यार? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट नहीं पता कहां मिलता है? कूलिंग इफेक्ट कहां मिलता है? कूलिंग कहां होती है? सर, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में कूलिंग होती है। अभी इतनी मार लगेगी ना। हाँ भाई रोहित, तो भाई जी सर। कहां होती है कूलिंग? डिवाइस बताओ, 4 डिवाइस के नाम बताओ, क्या क्या पार्ट्स थे इसके वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, वीसीआरएस के पार्ट्स के नाम। कंप्रेसर और कंडेंसर, है ना? कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन डिवाइस, और चौथा क्या था? एवेपोरेटर, है ना? इवेपोरेटर। कूलिंग कहां मिलती है? कूलिंग कहां मिलती है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहां मिलता है? किस डिवाइस में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है महाराज? लेक्चर बताया तो उसमें बताया नहीं मैंने कि कूलिंग इफेक्ट कहां मिलता है? इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में मिलेगा। इवेपोरेटर में कौन सी प्रोसेस हो रही होगी? कौन सी वाली होती है? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, कौन सा होता है? अरे कौन सी? 4 to 1, 4 to 1 होगी ना। यहां पर हीट लेगा तो इंथैल्पी यहां पर ज्यादा होगी कि यहां पर ज्यादा होगी? यहां ज्यादा होगी इंथैल्पी। तो H1 में से H4 घटा देंगे, यही तो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो जाएगा। और वर्क कहां पर देना पड़ता है? रिक्वायर्ड कहां होता है? कंप्रेसर में। यस सर। तो कंप्रेसर में कौन सा प्रोसेस होता है? कंप्रेसर में 1 to 2 होता है कि नहीं? सर 1 से 2। यही तो कंप्रेसर के अंदर हो रहा है प्रोसेस। यस सर।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंथैल्पी का डिफरेंस यस सर, कंप्रेशन में H1 माइनस H2 या H2 माइनस H1? H1 minus H2 अच्छा, कंप्रेशन का ना। हाँ सर H2 मैंने H1, हाँ, यहाँ पर कम होता है जब इस पे वर्क करते हैं तब स्टेट 2 मिलती H2 है मैंने ना। H1, तुम्हें बताया था कि नहीं H2 माइनस H1 होता है, H2 माइनस H1, H2 मैंने H1 होगा। क्योंकि इनपुट एनर्जी जो इन की है वो आउट के बराबर होगी। तो इनमें H1 आ रहा था और W जा रहा था, ये H2 के बराबर होता है तो W क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाता है ना, क्यों? यस सर, यही तो होता है। चलिए, तो ये आपकी सीओपी हो जाएगी, सिस्टम की सीओपी का फॉर्मूला पता चल गया आपको कि सीओपी जो होगी सिस्टम की दैट विल बी H1 माइनस H4, सीओपी विल बी हो जाएगी H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। अब हमारा जो एम होगा ना वो H1 कैलकुलेट करना, H4 कैलकुलेट करना और H2 कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? ओके, बताओ, यही तो होगा। ये चीजें अगर कैलकुलेट हो जाएंगी, H1 मिल जाए, H4 मिल जाए, H1 और H2 मिल जाएगा, जैसे ही हमारे पास H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू और H4 की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टेल मी, यस बताओ ना। यस सर। मिल जाएगा कि नहीं? चलिए, अब एक बात मुझे बताओ, हमारे पास जो टेबल अवेलेबल होगी ना, उस टेबल में प्रॉपर्टीज केवल इन स्टेट की मिलेगी हमारे पास। ये जो सैचुरेशन कर्व होता है ना, इस सैचुरेशन कर्व पे हमें प्रॉपर्टीज मिलती हैं बस। बाकी बीच में क्या हो रहा है, यहां पर, यहां कर, ये वाली प्रॉपर्टीज हमें नहीं मिलती हैं, ठीक है? समझ में आ गया? बोलो बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? हमें प्रॉपर्टीज कहां मिलती हैं टेबल से? सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ये वाली सैचुरेटेड वेपर वाली और सैचुरेटेड लिक्विड वाली मिलती है, बीच वाली नहीं मिलेंगी। तो बीच वाली हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब देखो प्रोसेस 1 to 2, मैंने बोला हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, H1 निकालना है, H2 निकालना है, H4 निकालना है कि नहीं? यही तो निकालना है। अरे बोलो तो सही भाई, हेलो, हेलो, सर बोलो तो सही यार, आंसर दो कम से कम। यही तो चाहिए, H1 H2 H4 कैसे निकलेगा? अब देखो, ये H2 तो है, कहां पर है? H2 क्या है? H2 क्या है? सैचुरेटेड टेम्परेचर, मतलब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें जो G होगा वही तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्यों भाई? H2 जो होगा वो Hg के बराबर होगा कि नहीं? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, Hg की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होगी वही तो H2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। है ना? तो H2 कहां पर है? यहां पर है सैचुरेटेड वेपर लाइन में, और यहां पर जो प्रॉपर्टी होती है वो Hg के आसपास होती है। और Hg किस टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां से हमें H2 की वैल्यू तो इजीली मिल जाएगी। H2 की वैल्यू इजीली मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला समझ में आ गया। अब हमें चाहिए H4। अब H4 कैसे पता चलेगा भाई? H4 की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है, और मैंने बताया था कि H3 और H4 बराबर होंगे आपस में, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है कि नहीं? तो या तो आप H4 निकाल लो या H3 निकाल लो। तो H4 की वैल्यू H3 के बराबर होगी। H4 किसके बराबर हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, HL के बराबर होगा एट टेम्परेचर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो क्यों? H4 की वैल्यू HL के बराबर होगी ना, H 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये वाली प्रोसेस 3-4 कितनी होती है? ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। H3 की वैल्यू H4 के बराबर होगी कि नहीं?
तो या तो आप यहां पर एंथैल्पी निकाल लो या यहां पर एंथैल्पी निकाल लो, दोनों तरफ बराबर होगी। अब यहां पे क्योंकि ये सैचुरेटेड लाइन पर आ रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे आ रहा है, इसीलिए इसको हमें इजिली डायरेक्टली टेबल से हमें आंसर मिल जाएगा। तो H3 की वैल्यू हो जाएगी, H4 की वैल्यू इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लिक्विड एट कितने टेम्परेचर पर, सैचुरेटेड लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये टेबल से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें H2 भी मिल चुका है और H4 भी मिल चुका है, बचा कौन सा, H1 बचा। अब सबसे बड़ी समस्या आएगी कि H1 कैसे निकालें सर। ठीक है, अब देखो H1 निकालने के लिए H1 किस जोन में लाई कर रहा है, वेट जोन में लाई कर रहा है ना, और वेट जोन में लाई कर रहा है, इसका मतलब यहां से कोई ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन जा रही होगी इस तरीके से। ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, ऐसी मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, इस तरीके से ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन जा रही है। क्यों बताया था मैंने आपको कि ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन जाती है इस तरीके से, बताया था कि नहीं? यस सर। अब हमें देखना है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर हमें मिलेगा। इसका आंसर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर वेट रीजन में प्रॉपर्टी निकालनी है, मतलब एंथैल्पी हमें H1 निकालना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, HF प्लस XHFG। और ये किस टेम्परेचर की बात हो रही है हमारे पास, -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। बताओ भाई, क्या ये सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? यही तो होगा भाई, वेट रीजन आ रहा है H1, और H1 वेट रीजन में प्रॉपर्टी क्या होती है, HF प्लस XHFG। और ये कितने टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जब -10 पे बात कर रहे हैं। ये सही है कि नहीं, बोलो। यस सर। अब HF मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, HF भाई यहां पर मिल जाएगी प्रॉपर्टी हमें, -10 पे ये वाली प्रॉपर्टी तो पता होती है। HG मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल। HG क्या होता है, HFG क्या होता है, HG में से HF घटा दो, तो जैसे ही HF मिल जाएगा यहां पर हमें HF मिलेगा और यहां हमें HG मिल जाएगा, और HFG इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। समस्या आएगी कि सर ये X कैसे निकालें, X कहां से मिलेगा हमें। ठीक है, ये X कहां से मिलेगा, अब बताओ X कहां से मिलेगा, बोलो। मैंने आपको बताया है कि H1 to 2 प्रोसेस कैसा है, कौन सी प्रोसेस होती है 1 to 2, बताओ ना, क्या नाम होता है, प्रोसेस 1 to 2 जो होगी उसका नाम क्या है, फिर बताओ तो सही। प्रोसेस 1 to 2 नहीं पता है आप लोगों को? कंप्रेसर के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ये क्या है 1 to 2 क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रह रही है 1 to 2 पे, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रह रही है क्या, है? कौन सी प्रोसेस होती है कंप्रेसर के अंदर, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब हो गया एंट्रोपी कांस्टेंट, एस कांस्टेंट रहेगा। एस कांस्टेंट का मतलब है कि S1 जो होगा वो S2 के बराबर होगा, यहां पर जो एंट्रोपी होगी वही तो S2 के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं? यस सर। अब S1 क्या है, S1 जो हो जाएगा आपका, S1 बराबर होगा S2 के, और S1 किसके बराबर है, S1 होगा SF प्लस XSFG, जो कितने टेम्परेचर पे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली पे S2 के बराबर होगा, और S2 किसके बराबर है, SG के बराबर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली प्रॉपर्टी। SG मिल जाएगा, बिल्कुल टेबल से मिल जाएगा, SG मिल जाएगा। मैंने बोला था कि यहां पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। SG मिल जाएगा, टेबल से मिल जाएगा साहब, SG टेबल से मिल जाएगा, SFG टेबल से मिल जाएगा, SF टेबल से मिल जाएगा। यहां पर अननोन केवल X तो रह जाएगा, तो X आप यहां से निकाल लेंगे। जैसे ही X निकलेगा, ये X प्रॉपर्टी आप यहां पुट कर दोगे तो H1 निकल जाएगा आपके पास। H1 मिलेगा, COP निकाल दोगे, COP क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। लो, खत्म कहानी। क्या दिक्कत है? हाँ जी, समझ में आ गया कि नहीं?
बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस sir. करेंगे। और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। आप लोग दूसरी क्लास में जो है